91.2 FM वक्त की आवाज रेडियो पर मैं आरजे सुजाता हूँ और आज मेरे साथ हैं योग गुरु धीरज वशिष्ठ योग आश्रम से जो अहमदाबाद में है। और आज उनसे हम पूछेंगे कुछ सवाल जिनके देंगे वो जवाब योग से जुड़े हुए। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सामुदायिक रेडियो 91.2 FM वक्त की आवाज में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और एक योग गुरु का तो यही परिचय है कि वह योग को जीता है और उस जिलाने के साथ वो चाहता है कि एक एक व्यक्ति के अंदर उस योग को वो पिरो सके जी। तो ये एक छोटा परिचय है एक साधक के नाते। और अभी हम वशिष्ठ योग आश्रम अहमदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ से केंद्र बन करके पूरे भारतवर्ष में योग के जो सनातन प्राचीन परंपरा है उसको वास्तविक तौर पे प्रकट करने की हमारी मुहिम है। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के युग में हर चीज में मिलावट हो रही है, तो योग भी उससे अछूता नहीं रहा है। योग में मिलावट क्या है? तो एक्सरसाइज की मिलावट है, योग के नाम पे उछल कूद की मिलावट है, योग के नाम पर एरोबिक्स की मिलावट है, सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी पावर योग के नाम पे कराने की मिलावट है। तो इस मिलावट से परे हम योग की प्राचीन जो ऋषि मुनि की प्रणाली है उसको स्वीकार करेंगे तो बड़ा ही भी रूपांतरण हमारे तन मन स्वास्थ्य में होगा। और इसी मुहिम में वशिष्ठ योग आश्रम और हमारा योग गुरु धीरज जो यूट्यूब चैनल है उस खास तौर पर आगे बढ़ रहा है। जी, तो सर मेरा सबसे पहला सवाल कि योग क्या है? योग वर्ड ही है जिसे जुड़ना यानी आपको जुड़ना है। तो सवाल उठता है किससे जुड़ना है जी, और कौन तोड़ रहा है? तो हमारा मन जो है वो हमको तोड़ता है, विखेरता है। जैसे हम कानपुर में हैं तन से और मन हमारा अमेरिका में हो सकता है, कहीं विचारों में, कहीं किसी और महल में हो सकता है। तो जहां हम हैं वहां हमारा पूर्णता से ना होना हमारे अंदर खंडन है। और योग उसको तन मन और हमारा श्वास, हमारा आत्म तत्व यानी जिसको चैतन्य कहते हैं, ये सब जब एक जगह हो जाए, एकाकार हो जाए, उसको हम योग कहते हैं। इसीलिए योग अद्वैत दर्शन है, यानी जहां दो न रहे एक रहे। और जब जहां एक होता है वहां चैतन्य यानी ईश्वर का वास होता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। और जैसे कि आपने बताया कि योग जुड़ने का काम करता है, अपने मन से ही खुद से जोड़ते हैं हम योग करके। सर लेकिन ये बताएं आप कि आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एक्सरसाइज है और जैसे कि आपने पहले भी एरोबिक का नाम लिया, तो ये जिम हो गया, तो ये सारी चीजें और योग में कितना डिफरेंस है? देखिए, योग आपको कंप्लीटनेस में समझता है। जैसे आपने जिम कहा, जिम क्या है? जैसे वो फोकस करेगा कि कैसे आपका ट्राइसेप बाइसेप थोड़ा अच्छा सा दिखे, मजबूत जैसा, या कैसे हम थोड़ा छाती को फुला लें, बढ़ा लें। तो वो आपको टुकड़ों में बांट कर देखता है। उसके आंतरिक ताने बाने से लेना देना नहीं कि हमारा लीवर कैसे काम अच्छा करे, किडनी हमारा कैसे फंक्शन हो, हर जगह प्राण कैसे अच्छे से पहुंचे। इस तरह से योग ही सोच सकता है। और योग ये मानता है कि आपका तन अलग नहीं है मन से, आपकी श्वास आपके अस्तित्व से अलग नहीं है। तो जो कंप्लीटनेस में जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको पूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मन की एक छोटी सी अड़चन हमारे पूरे शरीर को बीमार कर सकता है। और ऐसे कई सारे आप देखते हैं कि तनाव के कारण आज कई सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कई तरह की डिजीज जो हैं। आपका खाना नहीं पचेगा, कोलाइटिस होगा, आईबीएस होगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस में आ सकते हैं। ऑल आर रिलेटेड टू माइंड, ये आपके मन से है। तो आप जब तक मन का इलाज नहीं करेंगे, आप कितना भी तन को सहेजते रहें, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए योग जो है तन में, मन में, श्वास में, हर तल पर आपको हील करता है, स्वस्थ करता है। इसीलिए योग बहुत वैज्ञानिक धारणा है। और जिम का एस्पेक्ट बहुत बाहरी है कि कैसे बाइसेप ट्राइसेप ठीक कर लें या कैसे उछल करके कैलोरी बर्न कर लें। और ये पश्चिमी कॉन्सेप्ट है कैलोरी बर्न करना। योग का कॉन्सेप्ट जो सनातन काल का वो क्या है कि हम ऊर्जा को जलाएं नहीं, हम कमाते हैं पैसा इसलिए नहीं कहीं लुटा दें। ये कमाई हमारी, हम इसको कैसे सही दिशा में लगाएं, ऊर्ध्वगामी हम अपनी ऊर्जा को कैसे करें, ये योग का अप्रोच है।
जी, बहुत अच्छे से आपने बहुत डिटेल से समझाया है इस छोटे से सवाल को, बहुत बेहतरीन। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि योग करने का सही समय क्या है? ये वैसे ही सवाल हुआ कि पूछा जाए कि घर में गंदगी है, कि सही समय क्या होगा सफाई का। हाँ। हर वो समय सही है जब आप अपने शरीर को एक ऊर्जा से भरने के लिए तैयारी करते हैं, आप अपने अंदर के टॉक्सिक को रिमूव करने की तैयारी करते हैं, कचरे को हटाने की तैयारी करते हैं, तो ये तमाम समय अच्छा है। आप देखते हैं साधारण डॉग को, जो इतनी समझ में नहीं रखता हो शायद, लेकिन वो कभी भी लगातार सो के उठता है तो एक बार बॉडी को स्ट्रेच करता है, बिल्कुल। दौड़ भाग के आता है तो एक बार स्ट्रेच करता है। वो घड़ी नहीं देखता है कि शुभ मुहूर्त कौन है, ब्रह्म मुहूर्त है या नहीं है। तो इसीलिए किसी भी समय लगे कि कहीं डिस्कम्फर्ट है या लगातार हमने किसी एरिया को ज्यादा यूज किया है, तो आप योगासन, प्राणायाम या रिलैक्सेशन की योग टेक्निक को अपना लीजिए। अच्छा समय यही हो सकता है, ज्यादा लाभ लेना हो, हर काल में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन चूंकि सुबह जब आप उठते हैं तो लगातार इतने घंटों तक रात में सोने की वजह से आपके शरीर में एक अकड़न होती है, तो वो आपके शरीर में सही तरीके से योगाभ्यास को अपनाने के लिए सही समय है। खाली भी पेट रहता है उस समय, तो झंझट नहीं रहती कि अभी तो हम खाएं, कैसे योगाभ्यास करेंगे। दूसरा, हमारा वोवेल यानी मल मूत्र का निष्कासन हो चुका होता है, निपटारा हो चुका होता है, तो हम ज्यादा अच्छे से आंतरिक अंगों का मसाज भी कर सकेंगे। इसलिए हर लिहाज से मॉर्निंग का समय जो है वो बेस्ट है। और बाकी आप संध्या कालीन साधना की भी पद्धति प्राचीन काल से रही है, तो आप शाम में भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर खासतौर पे सुबह उठ करके आप ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, तो रिटर्निंग के समय पैर हाथ धो करके साधना कीजिए, उसके बाद रात्रि का भोजन करें। बिल्कुल सर, लेकिन गुरुजी हमें आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग आसन बहुत प्रकार के हैं, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आसन किस चीज के लिए बेहतर है। तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? इसी के लिए 2 उपाय है। हमने एक किताब रखी है योग संजीवनी, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। उसमें इस तरह के ही प्रश्नों का मैंने एक चाबी दिया है। अगर आपने वो समझ गए तो घर बैठे बैठे आप योग की एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है इतनी सारी बीमारियां हैं, किसमें क्या करना है, इतने सारे आसन है, कैसे किस समय सांस लेना, कैसे याद रहे। तो उन सूत्रों को बहुत ही अनुभव से उसमें पिरोया गया है योग संजीवनी पुस्तक में। वो बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, वो ले सकते हैं। दूसरा उपाय है कि योग गुरु धीरज चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उसमें अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग श्रृंखला बनी हुई है योग की, उसको देख करके आपके श्रोतागण समझ सकते हैं, अभ्यास में ला सकते हैं। इंग्लिश में अगर लगता है हिंदी में कुछ उनको कठिनाई हो तो इंग्लिश में वशिष्ठ योग आश्रम करके चैनल है जी। तो इन तमाम चीजों से वो सही दिशा में अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुजी, आप हमें अब एक और बात बताएं कि प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जो गर्भवती एक महिला है, तो उसके लिए योग में सबसे बेहतरीन क्या होगा? देखिए, हर प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीने का टाइम रहता है जी, तो हम लोग उसको 3-3 महीने के फेज में डालते हैं, इसको ट्राइमेस्टर कहते हैं एक तरह से, कि हर 3-3 महीना में उसके शरीर की संरचना, हार्मोन चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस भी चेंज हो जाती है जी। तो लेकिन एक कॉमन प्रोटोकॉल योग का यही हो सकता है प्रेगनेंसी में कि हर प्रेग्नेंट लेडी हिप ओपनिंग पे फोकस करे, जैसे बद्धकोण आसन, उसमें आगे नहीं झुकना है, आगे झुकना मना है, बस हिप को, थाई को हम कैसे स्ट्रेच करें। अच्छा। तो बद्धकोण आसन है, उपविष्ट कोण आसन है, सुप्त बद्धकोण आसन है। इस तरह के आसन क्या करेंगे, उनके पैल्विक फ्लोर को मजबूती देगा और डिलीवरी के समय उनको मदद पहुंचाएगा, तो डिलीवरी पेनफुल नहीं रहेगी, सहज रहेगी। एक दूसरा कि जैसे जैसे बच्चे का आकार बड़ा होता है तो बैक पेन और पांव में भारीपना यानी नसें दबने लगती है, तो उसको हम कहते हैं ना कि पहले लोग बोलते थे बहू का पांव भारी हो गया, यानी बच्चा होने वाला है। जी, जी। तो इसका अर्थ यही था कि ब्लड सर्कुलेशन दब जाता था, तो उसके लिए आपको बैक पेन को नहीं हो, उसके लिए सेतु बंद आसन अच्छा है, उसको करें रेगुलर बेसिस पे, कोई समस्या नहीं है। और एक विपरीत करनी है, इसका वीडियो योग गुरु धीरज चैनल पे भी देख सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक है, इसको अभ्यास में कर सकते हैं। और प्राणायाम में ओंकार, भ्रामरी और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को नियमित रूप से अभ्यास में लाएं और शवासन करें ताकि वो रिलैक्स हो सके। और जितना हम रिलैक्स रहेंगे उतनी जो हमारे गर्भ में बच्चा आकार ले रहा है उतना स्वस्थ और भविष्य में बेहतर करने योग्य होगा। जी, जी।
जैसे कि आपने अभी गर्भवती महिलाओं के बारे में बात बताई कि उनके लिए क्या आसन सबसे बेहतर है, ऐसे ही बहुत हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं जिनको डायबिटीज है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं उम्र ढलने के दौरान, तो ऐसे में क्या उनके लिए अच्छा है योग के लिए? देखिए, अभी का जो मॉडर्न टाइम हो रहा है, अब उम्र कोई तकाजा नहीं रहा बीमारी का जी। बहुत युवा लोग बीमार हैं डायबिटीज से। बिल्कुल। और आपको जानकारी दूं कि भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है। यानी राजधानी हाई ब्लड प्रेशर की, दिल की बीमारी की, डायबिटीज की। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में योग की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली विकसित हुई है, वहां का संतान इस तरह से बीमार है। तो इसीलिए इन तमाम लोगों को, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो, उनको मैं नियमित सही मार्गदर्शन में योग करने की सलाह देता हूं, क्योंकि योग के नाम पर मठाधीश लोग भी बहुत कचरा परोस रहे हैं जी। इसीलिए सही लोग को, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वो योग को पहुंचाना नहीं है, उनके प्रोडक्ट को पहुंचाना। और जब प्रोडक्ट पे हमारी नजर रहती है तो हम नहीं चाहते हैं कि योग सही तरीके से लोगों को पहुंच जाए और वो ठीक हो जाए जी। इसलिए इस चीज को समझना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि सिंपल एक मैं सरल प्राणायाम बताता हूं, वशिष्ठ प्राणायाम, जिसको लेट करके आप करेंगे तो तन मन में एक हार्मोनी पैदा होगी, आपका श्वास और प्राण की क्षमता बढ़ेगी, और उसी की कमी से अनन्य तरह की बीमारियां हमारे अंदर हो सकती है। और बाकी कई सारे इसको बोलने से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल, वो व्यवस्थित तरीके से वीडियो देखेंगे, निगरानी में अभ्यास करेंगे तो उनका रूपांतरण आया है। और आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि योग कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई जादू नहीं है कि कल चलेगा और सब खत्म होगा। तो नियमित तरीके से जैसे हम भोजन करते हैं, स्नान आदि करते हैं, उसी तरह जीवन शैली में योग को अपनाना पड़ेगा। और योग दिवस इसी का संकल्प दिवस है। जी जी सर, अब एक और सवाल है गुरुजी आपसे कि जो पीरियड में लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, तो उनमें एक होता है कि ऐसे समय में योग नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल पूर्णतः सही नहीं है जी। बिल्कुल उनको योग करना चाहिए, लेकिन कुछ आसन और कुछ खास तौर पे श्वसन क्रियाएं उनको रुकना चाहिए। जैसे आजकल एक बीमारी चल चुकी है, हर चीज में कपालभाति को जोड़ देना जी जी। तो अगर ऐसी स्थिति में कपालभाति प्राणायाम है नहीं, भस्त्रिका प्राणायाम है नहीं, ये जल्दी श्वास लेने का तरीका प्राणायाम नहीं हो सकता, ना कि सफाई का तरीका हो सकता है जी। तो खास तौर पे पीरियड में महिलाएं, क्योंकि उनका हार्मोन बहुत शिफ्ट होता है, तो श्वास को इस तरह से शिफ्टिंग करने से और नुकसान होगा। एक दूसरा, इन्वर्जन पोस्चर यानी उल्टा करना पांव को, जैसे शीर्षासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, विपरीत करनी करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, नेचुरली बॉडी ब्लड के जरिए आपको स्वाप कर रहा है, लेकिन आप उसको रिवर्स कर रहे हैं तो नुकसान हो जाएगा। तो इन तमाम आसनों को ना करें। सूर्य नमस्कार जैसे जो विगरियस चीज है, जिसमें एनर्जी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, उस तमाम चीज को ना करें। हल्के फुल्के आसन को आप आराम से, जो लेट करके बैठ के किया जा सकता है, उसको करें। तो उस समय जो हार्मोनल शिफ्टिंग के कारण किसी महिलाओं को चिड़चिड़ापन, गुस्सा और दूसरे तरह का मूड स्विंग की समस्या रहती है, उससे वो बच सकती है। गुरुजी, अब हमें आप ये बताएं कि प्राणायाम और आसन में क्या डिफरेंस है? वाजिब है, आसन में आप श्वास के साथ शरीर की स्थिति को भी कंट्रोल करते हैं। आसन कोई मूवमेंट नहीं होता, आसन ये होता है कि आप किसी एक खास स्थिति में पहुंच के ठहरते हैं। उस ठहराव में क्या होता है, आपके शरीर को एक चैलेंज मिलता है, संतुलन का भी मिल सकता है, और ग्रेविटी के खिलाफ मांसपेशियों को, इंटरनल ऑर्गन को, उसमें श्वास के जरिए आपको सहज होना है, ये स्किल आप डेवलप करते हैं। प्राणायाम में उसके उलट क्या होता है, आसन में आप क्या करते हैं, एक चेम्बर को खोलते हैं, जैसे घर में दरवाजे खिड़कियां आप खोलते हैं, उसी तरह आसन क्या करता है, आपके प्राण की नाड़ियों को खोल देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फिर उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हैं, यानी प्राण आयाम, यानी ऑक्सीजन को विस्तार से पहुंचाना, तब जो रास्ता खुला रहता है, ब्लॉकेज रिमूव होता है, तो आप प्राणायाम करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को, ऑक्सीजन को हर जगह एक एक सेल में पहुंचाते हैं, जिससे वह स्वस्थ और निरोगी रहता है। तो इसीलिए आसन एक तरह से समझ लीजिए कि सर्कुलेशन सिस्टम को और प्राण के रास्ते को खोलने की तैयारी है, ताकि हम आगे का जो स्टेज है प्राणायाम, उसके लिए अपने आप को ज्यादा तैयार कर सकें और हम ज्यादा ऑक्सीजन प्राण का लाभ कमा सकें। गुरुजी, आसन कौन कौन से होते हैं?
और कितने प्रकार के, और प्राणायाम कौन कौन से होते हैं और वो कितने प्रकार के हैं? देखिए, इसमें प्रकार का भी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे आसन हैं। शास्त्र कहता है कि जितने योनि है उतने आसन है। तो इसका अर्थ ये है कि हर व्यक्ति के हिसाब से आसन की संरचना अलग अलग हो सकती है। अच्छा, ठीक है। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति आपने कहा, वो अलग, उनकी शक्ति अलग है, उनकी नीड अलग है, उनके शरीर की जरूरतें अलग है, तो उनको अलग हो। एक युवा लड़का जो ऊर्जा से बहुत भरा हुआ है, उसकी ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है। तो कई इस तरह के आसन है, कैटेगराइजेशन है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट जो है योग गुरु धीरज वेबसाइट में भी हम लोगों ने उसको बताया है कि जैसे खड़े होके करने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, ट्विस्टिंग के आसन, संतुलन के आसन। तो आसनों की अनंत संख्या है, उसको यहाँ पे बताना भी मुश्किल है। प्राणायाम जो है मुख्य तौर पर, जैसे आज आप देखते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये सब महत्वपूर्ण है। कई लोग कपालभाति भस्त्रिका को प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे भ्रम से बचना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम वही होगा जिसमें हम लंबी और गहरी श्वास ले सके, देर तक ले सके। लेकिन कपालभाति भस्त्रिका में हम जल्दी जल्दी करते हैं, तो ये एक श्वसन क्रिया है जो प्राणायाम नहीं है, इसका ख्याल रहना चाहिए। इसके अलावा ओंकार है, भ्रामरी है, वशिष्ठ प्राणायाम है, परशुराम प्राणायाम है, वाल्मीकि प्राणायाम है, ऋषि मुनियों के नाम पर है काफी प्राणायाम। ये सब प्राणायाम नियमित रूप से साधकों को करना चाहिए। जी, तो क्या प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल, हर व्यक्ति, क्योंकि आप श्वास ले रहे हैं ना, हम भी श्वास ले रहे हैं, तो हर व्यक्ति सांस लेता है, तो हर व्यक्ति प्राणायाम कर सकता है। प्राणायाम और सांस नॉर्मल लेने में क्या फर्क है? यही है, आप नॉर्मल श्वास जब ले रहे हैं तो 3 से 4 सेकंड आपकी श्वास अंदर जाती है। प्राणायाम के जरिए आप क्या करते हैं, उस 4 सेकंड को लंबा करके आप 10 सेकंड बनाते हैं, 20 सेकंड बनाते हैं, 30 सेकंड, 1 मिनट बनाते हैं। तो आप वाजिब तौर पे अगर आप 4 सेकंड में थोड़ा ऑक्सीजन की कमाई कर सकें, तो आप 1 मिनट जब श्वास ले सकते हैं या 30 सेकंड श्वास ले सकते हैं, तो आपकी कमाई क्या होती है, ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। जी। और भला कौन व्यक्ति कमाई नहीं बढ़ाना चाहेगा? बिल्कुल, इसीलिए प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी, चाहे वो बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र का हो, प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्राण से प्राणी बना है। जी। हम जो अपने आप को प्राणी कहते हैं, वो किस लिए बना है? प्राण से। अगर आपके अंदर प्राण की जितनी कमी होगी, आपके अंदर प्राणी होना कम होने लगेगा, यानी हम डेड बॉडी की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एक गाड़ी इमीडिएट खराब नहीं हो जाता है, वो थोड़ा कुछ से कुछ खराब होते होते एक दिन बंद हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर जब थोड़ा खराबी आने लगे, तो समझिए कि हमारे अंदर प्राण की कमी है। अब प्राण को अगर हम बढ़ा दें, तो वो कमी खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। जैसे आसन की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आसन है, हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग आसन है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। जैसे आप पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, तो हम दोनों का ड्रेस की संरचनाएं अलग हैं। जी। फिर कोई मोटा व्यक्ति है, वो डबल एक्सेल पहनता है, थोड़ा मीडियम कैटेगरी का है, तो मीडियम, लार्ज, स्मॉल, हर तरह का टी शर्ट पहनते हैं ना हम लोग, जी। या कुर्ता पहनते हैं। तो उसी तरह का ये अभ्यास की श्रृंखला है। वो व्यक्ति की नीड, समय, काल ध्यान में रख करके, उनकी बीमारियों को ध्यान में रख करके, उनकी अवस्था को ध्यान में रख करके तय की जाती है। इसीलिए उसके लिए गुरु चाहिए। जी। बिल्कुल। गुरु जी, ये भी कहा जाता है कि योग की उत्पत्ति हमारे यहाँ भारत से हुई है। तो ये कब शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ही हमें बताएं। वाजिब तौर पर इसका जो प्रमाणिक इतिहास, जैसे अभी जो प्रमाण के तल पर मिला है, हड़प्पा सभ्यता काल में भी उसके अवशेष मिले, जिसमें चिन्ह में दिखाया गया कि कैसे पद्मासन में बैठे हैं, वृक्षासन में बैठा हुआ दिखाया गया है भगवान शिव को। जी। तो ये अति प्राचीन है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं जो योग तुमको बता रहा हूँ, वो सूर्य ने पहली बार कहा। जी। तो सूर्य ने पहली बार इस कहने का तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि ये योग तब से है जब सूर्य है, यानी सूर्य का काल क्या है, इसका तो कोई गणना नहीं, यानी योग का कोई गणना नहीं हो सकता है। जी। फिर वो कहते हैं कि यह योग कई बार आया, फिर गायब हुआ, फिर भूला गया और फिर उसको कहा गया, इसीलिए मैं फिर से तुमको कह रहा हूं। तो उसी तरह हमारा मानना है कि अभी भी योग जो है दिख रहा है, जो वास्तविक योग नहीं है, सनातन योग नहीं है, इसीलिए उसको फिर से वशिष्ठ योग आश्रम के जरिए कहा जा रहा है। जी। फिर से आप लोग सुने और अपना
तन मन के साथ आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करें। जी गुरुजी, आप ये भी बता दें साथ में हमारे श्रोताओं को कि हमारे देश के सबसे प्रथम योग गुरु, उनका नाम क्या रहा है? हमारे प्रथम योग गुरु हैं वो आदि गुरु शिव हैं। हाँ, क्योंकि इसीलिए उनको आदि मतलब कहते हैं कि जो सर्वप्रथम हुए। तो प्रथम जो मान्यताएं हैं हमारे यहाँ कि योग की शुरुआत, तंत्र की शुरुआत भगवान शिव से होती है और वो आगे धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बताते हैं और वो हम तक पहुंच पाया है। इसीलिए प्रथम जो गुरु हैं वो है। और प्राचीन काल में जो ग्रंथ द्वारा रचित चीजें हैं, जैसे आप उसमें देखेंगे योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में भगवान राम को गुरु वशिष्ठ योग की जानकारी देते हैं, प्राणायाम बताते हैं कि क्या क्या है, योग का क्या महत्व है, कुंडलिनी जागरण क्या है, हे राम ये सब समझो। जी जी। तो ये जो एक 16 साल के बच्चे को बताया जाता है जब वो गुरुकुल से आते हैं शुरुआती तौर पर, और उनके अंदर वैराग्य भाव आता है, तो योग वशिष्ठ जो बताया जाता है वाल्मीकि ने उनको लिखा है। वशिष्ठ जी बता रहे हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, तो इसीलिए सबसे प्रामाणिक रूप से योग वशिष्ठ है किताब है। हाँ। तो आप इधर जो आधुनिक समय में या मानवीय कालखंड में अगर देखते हैं कि गुरु को जो साक्षात रूप में मौजूद रहे जन्म सामान्य के बीच में, तो गुरु वशिष्ठ हुए। तो आपने बहुत अच्छे से ये सारी जानकारी दे दी, लेकिन अब आखिरी में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए 21 जून योगा डे के लिए कुछ कहें योग को लेकर। हम यही कहना चाहेंगे कि योग दिवस कोई 21 जून नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर दिन योग दिवस बने, क्योंकि योग जो जितना आप करेंगे वो आपका दिवस तय करेगा। क्योंकि योग में सामर्थ्य है जीवन का, हम ज्यादा जिए, स्वस्थ रहें, उसके लिए हर दिवस को योग दिवस बनाना पड़ेगा। और इसीलिए यही सीधा संदेश है कि आपके श्रोता नियमित रूप से साधना का संकल्प लें कि मैं नित्य सही सनातन प्राचीन योग को ही अपनाऊंगा। योग के नाम पर एक्सरसाइज, उछल कूद, दौड़ नहीं करूंगा, क्योंकि उससे प्राण शक्ति का क्षुण्ण होना होता है, हमें थकावट होती है, फिर सारा दिन हमारा उस थकावट को खत्म करने में निकल जाता है। जबकि उसके उलट योग आपको सुबह ही ऊर्जा और रिलैक्सेशन देता है, ताकि आपका दैनिक जीवन ज्यादा क्रिएटिव और पॉजिटिव रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु भगवान वशिष्ठ।